हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, ऑब्वियसली योर बायोलॉजी मेंटर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक। हम लोग लास्ट वीडियो से क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। ठीक, न्यूट्रिशन दो तरीके के ऑर्गेनिज्म में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। एक था प्लांट्स, जो कि हमने प्लांट्स में अपना सारा कुछ स्टडी कर लिया। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, कैसे उस फूड को एसिमिलेट करते हैं, मतलब एनर्जी कैसे मिलती है, उसके बाद उससे वो हमें कैसे फूड देते हैं, वो सारा कुछ हमने फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस में स्टडी किया। इस वीडियो से हम एक और न्यूट्रिशन पर ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जो कि क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक, अगर हम एनिमल्स की भी बात करें तो जो सिंपल एनिमल्स हैं, हमारे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये इनके न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले ही अपने वीडियोस में बात कर चुके हैं। इस वीडियो से मतलब कंटिन्यू रहेगा आगे भी। इस वीडियो से हम क्या बात करने वाले हैं? एनिमल्स, जो कि सबसे क्लेवर एनिमल्स माने जाते हैं। मतलब कौन से? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स की ही कैटेगरी में इंक्लूडेड है, लेकिन वी आर दी मोस्ट क्लेवर एनिमल्स अमंग ऑल। सो हम इन्हीं के न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले। मैंने यहाँ पर क्लेवर आपको इसीलिए बोला क्योंकि हमारे पास है वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम। वी ह्यूमंस हैव a very well defined digestive system in order to carry out the nutrition process. राइट, न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं, फिर वो फूड डाइजेस्ट होता है ताकि वो एब्जॉर्ब होके एसिमिलेट हो जाए, और बाकी जो फूड हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है वो इजेशन के थ्रू हमारी बॉडी से गेट रिड ऑफ हो जाए। ठीक, उसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। तो उसका परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक वेल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है, इनफैक्ट जिसको हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, जब न्यूट्रिशन की बात आती है तब उस न्यूट्रिशन के टाइम पर हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स अपनी बॉडी में इंजेस्ट किए। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म्स में हमको तोड़ना है, या फिर हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इस सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये क्यों चाहिए हमें? एक्चुअली में हमें ये सिंपलर फॉर्म्स में चाहिए ही क्यों? हम खाना खा रहे हैं, सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। हमें सिंपलर फॉर्म्स में क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो डायरेक्टली उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो क्या होगा? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एज इट इज डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तभी हमें चाहिए कि ये सिंपलर फॉर्म्स में टूटे। जब ये सिंपलर फॉर्म्स में टूटेंगे तो क्या होगा? हमारी सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो पाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू। हम सबको पता है कि सेल्स के अंदर जो भी या तो डिफ्यूजन या ऑस्मोटिक प्रेशर या जो भी हमने ट्रांसपोर्ट के प्रोसेसेस पढ़े थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, चैनल लाइंस के थ्रू हो गया, वो तभी पॉसिबल है जब ये सिंपलर फॉर्म्स में हो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है। उसके पोर्स हैं, गड्ढे नहीं है बड़े बड़े कि वो इन बड़ी बड़ी चीज़ों को अंदर लेके जा पाए, या फिर उसके जो चैनल प्रोटीन्स हैं, जो भी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने बड़ी बड़ी चीज़ों को अंदर लेके नहीं जा सकते। और अगर लेकर भी जाएंगे तो हमारे सेल्स को उसी के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी। अब अज्यूम करो कि हमारे सेल्स ने जितनी भी एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करी माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर वो सारी की सारी एनर्जी इस ट्रांसपोर्टेशन पर ही वेस्ट कर देगी तो हम अपना जो भी प्रोसेसेस है, ग्रोथ है, रिपेयर है, मूवमेंट है, इन सबको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? है ना, इसीलिए हमें चाहिए कि ये सिंपलर फॉर्म्स में टूटे। इसीलिए हमको चाहिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सारी एंजाइम्स से सपोर्टेड है।
ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जगह जगह पर हम अलग अलग तरीके की एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंजाइम्स एक्चुअली में होते क्या है वो देख लेते हैं। बाकी जैसे जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम अपना पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जैसे जैसे एंजाइम्स आगे बढ़ती जाएंगे हम उन्हें डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सी किस लिए जरूरी है या फिर वो क्या परफॉर्म कर रही है फंक्शन उस समय, ठीक। एंजाइम्स पर एक जनरल डिस्कशन अगर हम करें तो सारी की सारी एंजाइम्स क्या होती हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका, राइबोजाइम। ये एक ऐसी एंजाइम है, ये है उसका एक्सेप्शन, ठीक है। राइबोजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि आरएनए मॉलिक्यूल है। वो जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे और आरएनए वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करें, इनफैक्ट छोटा सा टॉपिक तो ये हमारा सेल में भी है जहां पर हमने देखा है, ठीक है। तो सारी एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, लेकिन ये इसका जो वाइस वर्सा है वो ट्रू नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. You have to take care of this particular concept, ठीक। एंजाइम सारे क्या है, प्रोटीन्स, किसको छोड़ के, राइबोजाइम को छोड़कर। ये सिर्फ एक ऐसी एंजाइम है जो आरएनए मॉलिक्यूल से ही मिलकर बनी हुई होती है। अब दूसरी एक और प्रॉपर्टी एंजाइम्स की क्या, ये एंजाइम जो है हमारे एज अ बायो कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। हम सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट आर दोज पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स और यू कैन से केमिकल्स और वट एवर दे आर, मिनरल्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं हमारे कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है, हमारे बायो कैटलिस्ट, मतलब ये खुद तो रिएक्शन में यूज नहीं होंगे या कंज्यूम नहीं होंगे, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एक सिंपल सी एंजाइम की बात करें, जो हम सबसे पहली एंजाइम पढ़ने वाले हैं जब हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ह्यूमंस में देखेंगे, वो आएगी हमारी एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करती है, स्टार्च के डाइजेशन को में हेल्प करती है, मतलब उसके रिएक्शन रेट को बढ़ा देती है, लेकिन सिर्फ रिएक्शन रेट को बढ़ाएगी, उसकी रिएक्शन किसी भी तरह से शिफ्ट नहीं करेगी, ठीक। यही होते हैं कैटलिस्ट। अगर हम कैटलिस्ट की जनरल बात करें तो यही होते हैं कैटलिस्ट। अब अगर एंजाइम्स की बात करें तो ये एक बायो कैटलिस्ट है। उसके अलावा एंजाइम्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या, दे वर्क एट द ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। एंजाइम्स को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच रेंज और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने बहुत सारे डेली एक्सपीरियंसेस किए होंगे। जब भी ठंड लगती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक, हम कांपने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी भी एंजाइम प्रेजेंट है उनको चाहिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर अपने काम को करने के लिए। जब हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तब हमारी बॉडी उस चीज़ से कोप अप करने के लिए शिवरिंग स्टार्ट कर देती है। शिवरिंग एक तरह का मैकेनिकल वर्क है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आउटर के टेम्परेचर से बैलेंस करने लगेगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि एंजाइम्स, हमारी बॉडी की एंजाइम्स को फंक्शनिंग करनी है, ठीक है। तो इट वर्क्स एट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एंजाइम्स के बारे में यही, दे डू नॉट गेट कंज्यूम्ड during the course of reaction, they only changes the rate at which the reaction is getting performed, right? उसके बाद ये enzymes they act on the specific substrate। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर देंगे, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रहेगा उसी के ऊपर ये एंजाइम्स काम करेंगी और उसी के बाद एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमको देंगी, ठीक है। तो दीज एंजाइम्स एक्ट ऑन दी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ये हो गई कुछ ऐसी एंजाइम्स की प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन बॉडी। अब इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डिटेल्स जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा होने वाला है और थोड़े डिटेलिंग में भी ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम कुछ
बेसिक्स बस अपना क्या करते हैं, बेसिक बनाते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है एक्चुअली। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसीलिए ये इसको हम दो तरीकों में, दो पार्ट्स में एक्चुअली ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या, एक तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, दूसरा हो गया हमारा इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स लगे हुए हैं जो अपने अपने सिक्रीशंस इस एलिमेंट्री कैनाल में भेजेंगे ताकि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए, ठीक। अब इस एलिमेंट्री कैनाल की बात तो हम डायग्राम से करेंगे, वो डायग्राम सिर्फ इस वीडियो में मैं बना के दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो से आपको ये जो डायग्राम अभी हम बनाने वाले हैं आपको अपने दिमाग में एज इट इज छाप लेना है। मैंने पहले ही बोल दिया एज इट इज छाप लेना है, मतलब एज इट इज ट्रेस होना चाहिए, बार बार हम वो डायग्राम बोर्ड पे नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से जितने भी डायग्राम्स आएंगे वो सारे डिजिटली आएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको उनकी सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो उस डायग्राम में दिखेंगी वो बोर्ड पे नहीं बना सकते क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाती हैं वो चीजें, ठीक। अब हम एलिमेंट्री कैनाल का एक सिंपल सा डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगे। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो या फिर एलिमेंट्री कैनाल कह लो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे माउथ से, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर यहीं से हम लेबलिंग भी इसकी स्टार्ट कर दें एक एक करके तो ये क्या हो गया हमारा माउथ, ठीक। ये हो गए हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड नहीं होंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में इंक्लूड होंगे जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ कहीं पे है हमारी टंग, हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है ये क्या है, ईसोफेगस, ठीक। इसको हम एक और टर्म देते हैं, सिंपल टर्म्स में अगर इसको बात करें तो ये होता है फूड पाइप। ये जे शेप्ड ऑर्गन क्या है, स्टमक, ठीक। ये बहुत फैंसी सा ऑर्गन आपको अभी दिखा स्ट्रेट लाइंस के अलावा, ये है हमारा पैनक्रियाज। ये भी डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, ये भी एक ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशंस एलिमेंट्री कैनाल में भेजेगा, ठीक है। ये बन रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम देखेंगे कि कैसे इम्पोर्टेंट है ये, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है ये इतना। जो अंदर है जो कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म्स में, मतलब फोल्डिंग फॉर्म्स में दिख रहा है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। इसके बाद अगर ये बाहर वाला जो है इसकी बात करें तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये होता है हमारा असेंडिंग कोलोन, ऊपर की तरफ जा रहा है ये, इसीलिए इसको बोलेंगे हम असेंडिंग। और ये जो फ्लैट वाला ट्यूब है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ दिख रहा है ये है हमारी अपेंडिक्स। एक्चुअली में हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इस अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं होता, ये होती है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इवोल्यूशन के टाइम पर धीरे धीरे करके आकर अब
उनका रोल खत्म हो चुका है। ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। शायद पहले इनका यूज हुआ करता होगा हमारी बॉडी में, लेकिन क्योंकि एवोल्यूशन के टाइम पर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो मतलब अपेंडिक्स का अब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रोल नहीं है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में ये आएगा रेक्टम, ये आएगा एनस, ताकि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ईजेशन के थ्रू बाहर निकल जाए। इसमें अभी एक सबसे मेन ग्लैंड मिसिंग है। क्या है वो? ये जो बार बार रब करके ओपनिंग्स बनाई जा रही हैं, वो केवल इसलिए नहीं कि हमारा डायग्राम अच्छा दिखे, वो इसलिए भी है ताकि हमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आए। ओपनिंग्स इसीलिए बनाई जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर डायग्राम में, ताकि हमें ये पता चले कि अब उसके बाद उसका नेक्स्ट ऑर्गन कहाँ पर है या क्या है जिसमें हमारा फूड जाने वाला है। ये है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है लिवर, और ये है गॉल ब्लैडर। ये है पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टडी करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गन में बहुत सारे डिटेल्स हैं, जैसे जब हम माउथ स्टडी करेंगे तो उसके साथ टीथ, टंग और उसके साथ हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि ये सब हमारे माउथ के अंदर ही आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये स्टमक में अलग अलग चीज़ें, ठीक है, पेनक्रियास में कौन कौन से सिक्रीशंस है, कहाँ पर वो पोर होंगे, कैसे डाइजेशन होगा, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले आपको ये डायग्राम अपने दिमाग में याद करना पड़ेगा। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं अभी तक आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए। अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ये सबसे पहले आएगा हमारा माउथ, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। बीच में ईसोफेगस से पहले एक और चीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो है फेरिंग्स। ठीक, वो भी क्या है, वो भी सब कुछ हम प्रोसेस के टाइम पर बात करेंगे। अगर एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात करें तो 3 ग्लैंड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद आते हैं हमारे लीवर, और तीसरा पैनक्रियास। ये हैं हमारे 3 ग्लैंड्स जो एलिमेंट्री कैनाल में अपने अपने सिक्रीशंस भेजेंगे ताकि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इनहैंस हो सके। इन्हीं एसोसिएटेड ग्लैंड्स में जब सिक्रीशन सिक्रीट पोर होंगे इस एलिमेंट्री कैनाल में, तो क्या भेजेंगे ये अपने सिक्रीशंस में? एंजाइम्स, जो कि इसीलिए ये ग्लैंड्स इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि अगर इनकी सिक्रीशंस में वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगी तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक, इस एलिमेंट्री कैनाल की अगर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें तो ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक्चुअली में स्मॉल नहीं है, नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसके ट्यूब्स जो है वो पतले हैं, जबकि अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहीं गुना बड़ी होगी। अभी 9 मीटर, सोचो इतनी छोटी सी बॉडी के अंदर ये 9 मीटर का सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, उसको इनकॉर्पोरेट होने के लिए कहीं ना कहीं उसको फोल्ड होना पड़ेगा। तो क्या किया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने खुद को फोल्ड किया, मतलब कॉन्वोल्यूशंस बनाए। हम क्या बोलते हैं फोल्डिंग्स वाले स्ट्रक्चर को? कॉन्वोल्यूशंस। ठीक, उसने अपने कॉन्वोल्यूशंस बनाए ताकि वो हमारी छोटी सी बॉडी के अंदर फिट हो सके। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारे डाइजेशन का। बाकी सारे पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइजेशन कहाँ पर होने वाला है सबसे ज्यादा, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे होगा वो सब कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक, इससे पहले ये वाला डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम ये डायग्राम को नहीं बनाएंगे, हम सारे डायग्राम्स को डिजिटली ही स्टडी करेंगे। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि वीडियो के एंड में आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। लॉकडाउन के टाइम चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास, बहुत से लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो क्योंकि आपको परेशानी ना हो इसलिए आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोज एंड विल डू सो इन द फ्यूचर ऑल्सो। इफ you like the content and if you are ready with the handwritten notes, do like and subscribe the channel for such more interesting updates, and also don't mention to give your doubts in the comment section if you have some or any of them. I am there to help you with all of them. Till then, take care, have a good day, bye bye.